नमस्कार। वर्ल्ड न्यूज में आज मोहम्मद यूनुस का शासन भारत और बांग्लादेश के संबंधों पर भारी पड़ रहा है। ढाका में भारत विरोधी प्रदर्शन हो रहे हैं, जिसके चलते भारत ने बांग्लादेश में 2 और वीजा एप्लीकेशन सेंटर बंद कर दिए। 12 फरवरी को बांग्लादेश में संसदीय चुनाव होने हैं। मोहम्मद यूनुस पर यह आरोप लग रहे हैं कि इन चुनावों में अपने समर्थकों को जिताने के लिए यूनुस भारत विरोध का कार्ड खेल रहे हैं। अवामी लीग, जिसके चुनाव लड़ने पर बैन लगा दिया गया है, वो ये खुलकर बोल रही है कि ये सब कुछ चुनाव में धांधली करने के लिए हो रहा है। मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश को इस्लामिक स्टेट बनाना चाहते हैं, जो बांग्लादेश के लिए ही मुसीबत बन सकता है। ऐसे में सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या आग से खेल रही है बांग्लादेश की सरकार, क्योंकि इस वक्त मोहम्मद यूनुस आईएसआई के इशारे पर काम करते दिख रहे हैं। इस पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा, लेकिन आइए जरा उन खबरों को भी देख लें जिन पर आगे होगी बात। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के दबाव में पाक सेना चीफ मुनीर क्या पूर्व पीएम इमरान से मिलाएंगे हाथ? पाकिस्तान की सियासत में नई खलबली। इजरायल ने ईरान को दी जंग की खुली धमकी। मोसाद चीफ बोले, ईरान को परमाणु बम बनाने से रोकने के लिए जंग जरूरी हुई तो वो लड़ी जाएगी। खामेनेई की सेना भी तैयार। चीन के खिलाफ अमेरिका का बड़ा प्लान आया सामने। ताइवान से लेकर वेनेजुएला तक वाशिंगटन की बड़ी कार्रवाई। दोनों देशों में बढ़ सकता है तनाव। और चलते चलते में देखेंगे डायनासोर का चौंकाने वाला सच। 16 करोड़ साल पुराने फॉसिल्स ने खोल दिया राज। इन सभी खबरों पर हम विस्तार से करेंगे बात, लेकिन पहले एक नजर हेडलाइंस पर। ब्रिक्स में शामिल होने की कोशिशों में जुटा पाकिस्तान। रूस और चीन की शरण में शहबाज सरकार। वित्त मंत्री मोहम्मद औरंगजेब बोले, पाकिस्तान इस ग्रुप में निभा सकता है अहम भूमिका। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने यूरोपीय नेताओं को कहा पिगलेट्स। अमेरिका के शांति प्रस्ताव को लेकर दी खुली धमकी। बोले, शांति वार्ता पटरी से उतरी तो यूक्रेन पर करेंगे कब्जा। इजरायल ने गजा को फिर बनाया निशाना। अब रिहायशी इलाके में सीजफायर लाइन के पार दागे मोर्टार। कई लोग गंभीर रूप से घायल। युद्ध विराम पर बढ़ा संकट। डेनमार्क में स्कूलों और यूनिवर्सिटी में बुर्का नकाब पर पूरी तरह बैन लगाने की तैयारी। सरकार ने संसद में पेश किया विधेयक। पहले से ही सार्वजनिक जगहों पर लग चुका है बैन। तो बांग्लादेश अब खुलकर भारत से दुश्मनी करने की बात कर रहा है। मोहम्मद यूनुस की सरकार भारतीय उच्चायोग को सुरक्षा की गारंटी नहीं दे रही। बांग्लादेश की जो जिम्मेदारी है उसे ही निभाने के लिए अब यूनुस सरकार तैयार नहीं है। बांग्लादेश में कट्टरपंथी समूहों की तरफ से भारतीय उच्चायोग और सहायक उच्चायोगों के आसपास मार्च और प्रदर्शनों की घोषणाएं की जा रही हैं। कुछ बांग्लादेशी नेताओं के भड़काऊ बयानों ने स्थिति को और खराब कर दिया है। यहां तक कि भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को अलग करने और अलगाववादियों को शरण देने की भी धमकियां दी जा रही हैं, जिसने इस तनाव को और बढ़ाया है। और इस बीच ये भी खबर सामने आ रही है कि आईएसआई की मदद से बांग्लादेश में आतंकियों के ट्रेनिंग कैंप भी खुल गए हैं। हालात इतने बिगड़ते जा रहे हैं कि अब भारतीय राजनयिकों को बांग्लादेश में धमकियां मिल रही हैं, जिसके बाद भारतीय विदेश मंत्रालय ने दिल्ली में बांग्लादेश के उच्चायुक्त को तलब किया और भारतीय उच्चायोग की सुरक्षा व्यवस्था पर ध्यान दिलाया था। इसके बावजूद ढाका में जो कुछ हुआ उससे भारत की चिंता और बढ़ गई है। ढाका में भारतीय उच्चायोग को घेरने के लिए जबरदस्त प्रदर्शन हुआ है। इसकी चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। बांग्लादेशी मीडिया आउटलेट डेली स्टार के रिपोर्ट में कहा गया कि जुलाई यूनिटी के बैनर तले सैकड़ों प्रदर्शनकारी रामपुरा पुल के पास जमा हुए। शेख हसीना की वापसी की मांग करते हुए उत्तर बड्डा की तरफ बढ़े। पुलिस ने बैरिकेड लगाए, लेकिन प्रदर्शनकारी इसे तोड़ते हुए आगे बढ़ गए। लेकिन आगे पुलिस ने नाकाबंदी कर प्रदर्शनकारियों को रोक दिया। इस दौरान वहां जमकर भारत विरोधी नारे लगाए गए, जिसके बाद भारत ने बांग्लादेश में 2 और भारतीय वीजा आवेदन केंद्रों यानी आईवैक को बंद कर दिया। आईवैक की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी नोटिफिकेशन में कहा गया कि मौजूदा सुरक्षा स्थिति को देखते हुए हम आपको सूचित करना चाहते हैं कि आईवैक राजशाही और खुलना में जिन लोगों ने 18 दिसंबर या उसके बाद की तारीख बुक की है, वो सभी अपॉइंटमेंट्स बाद की तारीख पर शेड्यूल किए जाएंगे, यानी प्री बुक्ड अपॉइंटमेंट्स पोस्टपोन किए जा रहे हैं। इससे एक दिन पहले 17 दिसंबर को ढाका के मुख्य आईवैक केंद्र को भी दोपहर 2 बजे से बंद कर दिया गया था। बांग्लादेश में जिस तरह से भारत विरोधी माहौल तैयार किया जा रहा है, उसे लेकर पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना और उनकी पार्टी अवामी लीग की तरफ से लगातार चिंता जताई जा रही है। शेख हसीना के बेटे और सलाहकार सजीव वाजेद जॉय ने कहा कि मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार देश को इस्लामिक शासन की ओर ले जाने की कोशिश कर रही है और इससे भारत की सुरक्षा को भी बड़ा खतरा पैदा हो गया है।
उन्होंने चेतावनी दी कि बांग्लादेश में आतंकी प्रशिक्षण शिविर फिर से सक्रिय हो चुके हैं। अलकायदा के जाने माने आतंकी वहां सक्रिय हैं और पाकिस्तान स्थित लश्कर-ए-तैयबा के कमांडरों ने खुले मंचों से भाषण दिए हैं, जिससे भारत और पूरे क्षेत्र के लिए खतरा तत्काल और वास्तविक है। सजीव ने कहा कि अवामी लीग की सरकार के दौरान भारत की पूर्वी सीमाएं आतंकवाद से सुरक्षित थी। इससे पहले के दौर में बांग्लादेश का इस्तेमाल भारत में विद्रोह और आतंकवाद फैलाने के लिए किया जाता था और अब वो स्थिति दोबारा लौट सकती है। इसलिए भारत को सचेत रहने की जरूरत है। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां हम बात करेंगे पाकिस्तान की। तो पाकिस्तान की सियासत में इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा अगर किसी की हो रही है तो वो है पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और सेना चीफ असीम मुनीर। ये दोनों ही एक दूसरे के कट्टर दुश्मन बने हुए हैं। इमरान जेल में है, एक के बाद एक मामले में फंसते जा रहे हैं। खबरें तो यहां तक आ रही हैं कि जेल में ही उनकी जान लेने की कोशिशें हो रही हैं। तो असीम मुनीर दबाव में है। दबाव देश के अंदर से भी पड़ रहा है और बाहर से भी पड़ रहा है। और यही कारण है कि मुनीर और इमरान के बीच दोस्ती कराने की कोशिशें भी हो रही हैं। मुनीर के साथ इमरान की तरफ से बातचीत फवाद चौधरी और इमरान इस्माइल कर रहे हैं। जियो टीवी ने द न्यूज के हवाले से खबर दी कि इस बातचीत में कुछ प्रभावशाली प्रवासी पाकिस्तानी भी शामिल हैं। तो सऊदी अरब का भी दबाव इसमें बताया जा रहा है। यही कारण है कि अब तक जो फोकस इमरान खान की अडियाला जेल पर केंद्रित था, उसे कोट लखपत जेल पर शिफ्ट किया गया, जहां शाह महमूद कुरैशी, मियां महमूदुर राशिद, इजाज चौधरी, उमर चीमा और डॉक्टर यास्मिन राशिद सहित कई वरिष्ठ पीटीआई नेता कैद हैं। पाकिस्तान की सेना अब इमरान के साथ समझौते के मूड में दिखाई दे रही है और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण उनकी लोकप्रियता को माना जा रहा है, क्योंकि मुनीर इमरान से टकराने के चलते घर में ही बुरी तरह से घिरते जा रहे हैं। लेकिन इमरान से समझौता मुनीर क्यों कर रहे हैं? इसके पीछे सबसे बड़ा कारण इमरान की लोकप्रियता नहीं है, बल्कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का गुस्सा माना जा रहा है, क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति ने मुनीर को बुरी तरह से उलझा दिया है। हसीम मुनीर को अब समझ में आ रहा है कि व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप के साथ किए गए डिनर की उन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। ट्रंप का बार बार मुनीर की तारीफ करना अब पाकिस्तान के सेना चीफ को समझ में आ रहा है, क्योंकि ट्रंप मुनीर पर दबाव डाल रहे हैं कि पाकिस्तान अपनी सेना गजा भेजे। खबर आ रही है कि गजा में मुस्लिम देशों की सेना भेजने वाली ट्रंप की योजना पर चर्चा के लिए पाकिस्तानी फील्ड मार्शल मुनीर अगले हफ्ते अमेरिका जा रहे हैं, जहां ट्रंप से वो मुलाकात करेंगे। हालांकि कई मुस्लिम देश इस मिशन को लेकर संदेह में हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि वे इस लड़ाई में फंस सकते हैं, क्योंकि हमास हथियार डालने को तैयार नहीं है। उसने इसके लिए जो शर्त रखी है उसे ट्रंप नहीं मान रहे हैं। ऐसे में मुस्लिम देशों की सेना का हमास से टकराव होगा और इसके चलते उनके देश में फलस्तीन समर्थकों का गुस्सा बढ़ सकता है। अब मुनीर के सामने एक तरफ कुआं तो दूसरी तरफ खाई की स्थिति बन गई है। अगर गजा में पाकिस्तान की फौज भेजी गई तो पाकिस्तान के अंदर मुनीर के खिलाफ बगावत हो सकती है, और अगर ट्रंप को इनकार किया तो अमेरिका के गुस्से का सामना पाकिस्तान को करना पड़ेगा। ट्रंप पाकिस्तान पर सख्त एक्शन ले सकते हैं और इसी के चलते मुनीर अब इमरान से समझौता करना चाहते हैं। इसके लिए इमरान पर दबाव भी डाला जा रहा है। इमरान तो जेल में पहले से ही है और अब उनकी तीनों बहनों को भी जेल में डालने की तैयारी शुरू हो चुकी है। हाल ही में इमरान खान की तीनों बहनें अलीमा खान, उज़मा खान और नूरीन खान नियाजी ने अदियाला जेल के बाहर प्रदर्शन किया था और अब रावलपिंडी पुलिस ने इस प्रदर्शन के चलते उनके खिलाफ एंटी टेररिज्म एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया है। यानी मुनीर अब इमरान की बहनों को आतंकवादी घोषित कराने की तैयारी में है। यह सारा खेल इमरान पर दबाव बनाने के लिए ही हो रहा है। ऐसे में इमरान अगर झुक जाते हैं तो वो जेल से भी बाहर आ सकते हैं, लेकिन इमरान ने सरकार और सेना के साथ समझौता नहीं किया तो इमरान के लिए तो ये अच्छा नहीं होगा, लेकिन ये मुनीर और पाकिस्तान पर भी भारी पड़ सकता है। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां हम बात करेंगे इजरायल और ईरान में बढ़ते टकराव की। तो ईरान में खामेनेई के समर्थक हो या खामेनेई के विरोधी, एक बात तो सभी मानते हैं कि इजरायल के साथ उसकी एक और जंग होनी है और इस बार की जंग बहुत भयानक होगी। जून में 12 दिन तक जो जंग चली थी वो तो सिर्फ ट्रेलर था, असली जंग आने वाले वक्त में होनी है। अब ये जंग कब होगी बस यही तय होना है। ये एक सप्ताह में शुरू हो सकती है या फिर इसमें 1 महीना या 1 साल का वक्त भी लग सकता है, लेकिन 1 साल से ज्यादा का वक्त नहीं लगेगा, ये भी तय माना जा रहा है। इसके 4 बड़े संकेत अब हाल ही में मिले हैं। सबसे पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान को ही देख ले, जो कह रहे हैं कि ईरान ने अगर परमाणु समझौता नहीं किया तो अमेरिका फिर उस पर हमला करेगा। अमेरिका ईरान से जो परमाणु समझौता करना चाहता है वो ईरान कभी नहीं करेगा, ये भी डोनाल्ड ट्रंप को पता है, और फिर भी वो ईरान पर दबाव बना रहे हैं। दरअसल ट्रंप चाहते हैं कि ईरान अपना परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह रोक दे,
वहीं जंग की तरफ बढ़ने वाला दूसरा बयान अंतरराष्ट्रीय परमाणु निगरानी संस्थान IAEA की तरफ से आया है, जिसके चीफ राफेल मारियानो ग्रोसी का कहना है कि ईरान अपने उन परमाणु संयंत्रों की जांच नहीं करने दे रहा है जहां भारी संख्या में परमाणु सामग्री की मौजूदगी की खबर है, जिन पर जून में हुई जंग में इजरायल और अमेरिका ने हमला भी किया था। और ये परमाणु केंद्र है फोर्दो, नतांज और इस्फहान में। यानी ग्रोसी वो मौका बना रहे हैं जिससे ये जंग जल्दी शुरू हो जाए, क्योंकि IAEA की तरफ से ये भी दावे किए जा रहे हैं कि ईरान अब परमाणु बम बनाने से ज्यादा दूर नहीं है। तो वहीं इजरायल ने जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया में यहूदी समुदाय पर हुए हमले का आरोप सीधे सीधे ईरान पर मढ़ दिया, उससे भी साफ हो गया है कि वो अब जंग के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुका है। और अब इजरायल की खुफिया एजेंसी मोसाद के चीफ डेविड बार्निया ने भी साफ कह दिया है कि कभी भी जंग शुरू हो सकती है। बार्निया ने कहा कि ईरान ने इजरायल को खत्म करने की अपनी महत्वाकांक्षा को अभी तक नहीं छोड़ा है। परमाणु बम विकसित करने का विचार अभी भी उनके दिलों में धड़क रहा है, लेकिन यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम ईरान को परमाणु बम नहीं बनाने दें। हमने अमेरिका की मदद से उसके परमाणु कार्यक्रम को बुरी तरह से तबाह किया है, लेकिन ईरान को लगता है कि वो परमाणु बम बना सकता है। वो एक बार फिर दुनिया को बेवकूफ बनाकर एक और खराब परमाणु समझौता कर सकता है, लेकिन इजरायल ने पहले भी ऐसा नहीं होने दिया और ना ही आगे होने देंगे। बार्निया ने साफ कह दिया है कि ईरान परमाणु बम बनाने की कोशिश में जुटा हुआ है और उसे रोकने के लिए जंग जरूरी हुई तो वो लड़ी जाएगी। वैसे जंग की तैयारी सिर्फ इजरायल की तरफ से ही नहीं की जा रही है, बल्कि पिछले 6 महीने में ईरान भी इसके लिए तैयार हो रहा है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनेई भी सेना को तैयार रहने के आदेश दे चुके हैं, क्योंकि उन्हें इजरायल और अमेरिका पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। चीन और रूस की तरफ से ईरान की खुलकर मदद भी की जा रही है और यही कारण है कि सिर्फ 6 महीने में ही ईरान ने अपने मिसाइल कार्यक्रम को अब तक की सबसे मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया है। और अब अगली खबर में बात करेंगे चीन को घेरने के लिए अमेरिका के बड़े प्लान की। तो अमेरिका चीन को एक साथ 2 बड़े झटके देने की तैयारी में है। दरअसल बीते कुछ साल में चीन ने खुद को वैश्विक पटल पर दक्षिण एशिया में एक उभरती शक्ति के रूप में स्थापित किया है। उसकी बढ़ती ताकत अमेरिका के लिए सबसे बड़ी चुनौती मानी जा रही है, क्योंकि वो खुद को दुनिया में सबसे मजबूत देश के तौर पर देखता है। ऐसे में चीन और अमेरिका कई बार आमने सामने भी दिखाई दिए, लेकिन चीन हमेशा डटकर खड़ा रहा। उसने कहीं भी घुटने नहीं टेके, बल्कि चीन की जिद के आगे अमेरिका को ही झुकना पड़ा। इसका ताजा उदाहरण है अमेरिकी टैरिफ। चीन ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के जवाबी टैरिफ के बदले अमेरिका पर भी टैरिफ लगा दी। दोनों देशों के बीच टैरिफ वॉर सी छिड़ गई थी। और यही नहीं, चीन ने अपनी मौजूदगी को और मजबूती से दर्शाते हुए रेयर अर्थ मेटल्स की सप्लाई पर भी रोक लगा दी, जिसके बाद अमेरिका भी बौखला गया। उसे टैरिफ को लेकर बैकफुट पर आना पड़ा। लेकिन अब अमेरिका ने चीन के खिलाफ एक बड़ी योजना तैयार कर ली है। वो 2 मोर्चों पर चीन को चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, जिनमें एक है सबसे ज्यादा चर्चित ताइवान का मुद्दा और दूसरा वेनेजुएला। ताइवान को चीन अपना हिस्सा बताता है। वैसे ताइवान इससे साफ इनकार कर चुका है, लेकिन ताइवान को डर सता रहा है कि चीन साल 2027 तक उस पर हमला कर सकता है। आपने देखा है कि ताइवान के साथ किसी भी दूसरे देश की एंगेजमेंट पर चीन ने हमेशा ही सख्त रुख अपनाया है, चाहे वो जापान हो या अमेरिका। इसके बावजूद अब अमेरिका ने ताइवान को $10 अरब से ज्यादा के हथियार देने की घोषणा की है। हथियारों के पैकेज में मीडियम रेंज मिसाइलें, हॉविट्जर और ड्रोन शामिल है। अमेरिका का यह कदम चीन को भड़काने वाला है और साथ ही ताइवान पर कब्जे के लिए चीन के रास्ते में एक बड़ी रुकावट के तौर पर भी देखा जा रहा है। और अमेरिका सिर्फ ताइवान को लेकर ही चीन पर दबाव नहीं बढ़ा रहा, बल्कि आर्थिक मोर्चे पर भी इस बार उसने चीन को बड़ी चोट पहुंचाई है। बीते कुछ वक्त से आप लगातार सुनते आ रहे हैं कि वेनेजुएला के खिलाफ अमेरिका का जो रवैया है, उसने इन दोनों देशों को जंग के बहुत करीब ला दिया है। बीते दिन ट्रंप ने वेनेजुएला की पूरी नाकेबंदी की घोषणा कर दी, जिसके बाद वहां से अमेरिका की तरफ से प्रतिबंधित किसी भी जहाज के आने जाने पर रोक लग गई है। और इसका सबसे ज्यादा असर चीन पर पड़ने वाला है, क्योंकि चीन वेनेजुएला के क्रूड ऑयल का सबसे बड़ा निर्यातक है। ऐसे में चीन को वेनेजुएला से व्यापार में भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। अब देखना यह होगा कि इन अमेरिकी कार्रवाइयों के खिलाफ चीन क्या रुख अपनाता है। क्या दोनों देश खुलकर आमने सामने होंगे या धमकियों और बयानबाजी के बीच सुलह का कोई रास्ता निकल कर आएगा। और अब चलते चलते मैं बात करेंगे डायनासोर को लेकर सामने आई नई जानकारी की। तो डायनासोर का नाम सुनते ही सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आता है? जुरासिक पार्क या द मिस्टीरियस आइलैंड। ऐसी फिल्में जिन्होंने लाखों करोड़ों साल पहले विलुप्त हो चुके डायनासोर्स को फिल्मी पर्दे पर फिर से जिंदा कर दिया। लेकिन जब हम डायनासोर के बारे में सोचते हैं तो भारी भरकम टी-रेक्स या खूंखार रैप्टर्स के बारे में ही सोच पाते हैं।
लेकिन क्या आप विश्वास करेंगे कि असल दुनिया के डायनासोर की कहानी किसी हॉलीवुड फिल्म से भी ज्यादा इंटरेस्टिंग थी? जी हाँ, हाल ही में तेल अवीव यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने एक ऐसी खोज की है जो डायनासोर्स के बारे में हमारी सोच को पूरी तरह बदल सकती है। वैज्ञानिकों की एक टीम ने एंकियोर्निस हक्सलेई नाम के एक नन्हे डायनासोर के 16 करोड़ साल पुराने फॉसिल्स की जांच की है। चीन में मिले ये फॉसिल इतने संरक्षित, इतने सेफ थे कि इनके पंखों का रंग आज भी साफ नजर आ रहा था। और इसके बारे में सबसे दिलचस्प बात तो ये सामने आई कि इस डायनासोर के 2 नहीं बल्कि 4 पंख थे। जी हाँ, 2 हाथों पर और 2 पैरों पर। अब आप सोचेंगे कि जिसके पास 4 पंख हो वो जीव तो उड़ता ही होगा, आसमान में करतब दिखाता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। शोधकर्ता योसेफ कियात और उनकी टीम ने पाया कि इन डायनासोर्स के पंख फड़फड़ाने का तरीका आज के उड़ने वाले पक्षियों जैसा नहीं था। आज के पक्षी एक तय क्रम में पंख फड़फड़ाते हैं ताकि उनकी उड़ान प्रभावित ना हो। एंकियोर्निस का तरीका अलग था। इनके पंख बेतरतीब ढंग से फड़फड़ाते थे, जिसका मतलब है कि अगर ये उड़ते भी तो संतुलन नहीं बना पाते। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये डायनासोर उन जीवों में से थे जिन्होंने शायद उड़ने की कोशिश तो की, लेकिन वक्त के साथ ये हुनर खो दिया। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आज के दौर में ऑस्ट्रिच और पेंगुइन के पास पंख तो हैं, पर वो उड़ नहीं सकते। कम्युनिकेशंस बायोलॉजी जर्नल में छपी ये रिपोर्ट साबित करती है कि डायनासोर सिर्फ जमीन पर टहलने वाले जीव नहीं थे, बल्कि वो पंख फैलाकर आसमान छूने की नाकाम कोशिशों का भी हिस्सा थे, जिसके बारे में हमें अब जाकर पता चला है। फिलहाल आज इस वर्ल्ड न्यूज में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए डीवी लाइव और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।